नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं तानसेन किसके दरबार का प्रमुख गायक है? तानसेन किसके दरबार में प्रमुख गायक थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या सभी? ठीक है, तो तानसेन किसके दरबार में गए थे? तो अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। अकबर के दरबार में कौन कौन हुए प्रमुख गायक? तो अकबर के दरबार में बैजू बावरे भी थे, बाबा रामदास भी थे और तानसेन भी थे। और याद रखिएगा, अकबर का जब आएगा तो बैजू का बारात याद रख लीजिएगा, उसके प्रमुख गायक हो जाएंगे। और तानसेन अकबर के दरबार में थे। यह बहुत ही MBBI प्रश्न है, यहाँ से बार बार प्रश्न निकल के आपको एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो आप सभी इसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छपना रहता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, आपको बताना है। हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कोई नहीं, ठीक है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए, इसके लिए याद रखिएगा, हवन से हर्ष होता है। जिस घर में हवन जलता है वहाँ क्या होता है? खुशियाँ आती है ना। हवन से हर्ष होता है। हवन से हो गया क्या चीज़? ह्वेनसांग। हवन से हो गया ह्वेनसांग और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन, ठीक है। तो हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है। पूजा पाठ जब भी होता है तो उसमें हवन किया जाता है खुशी के लिए। हवन में ये से हो गया ह्वेनसांग, क्या हो गया? ह्वेनसांग। और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके लिए बना दिए हैं, हवन से हर्ष होता है, हवन से ह्वेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कतर की राजधानी कहाँ है, बताना है आपको। दोहा, मनीला, टोक्यो या कोई नहीं। या कतर की राजधानी कहाँ है और कतर की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक आपको हमने बना दिया है। क्या बनाया है? कतर दो रिया को। कतर की राजधानी दोहा, दो से दोहा और मुद्रा का नाम रियाल है। यानी कतर की राजधानी दोहा है और कतर की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। दोनों प्रश्न आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं कि कतर की राजधानी कहाँ है, तो दोहा है, और कतर की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके लिए क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ट्रिकी लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। शक संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना। शक संवत का स्थापना किसने किया? कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने, ठीक है। तो देखिए, शक है क से कनिष्क। शक संवत की स्थापना क से कनिष्क। शक संवत का स्थापना किसने किया? कनिष्क ने किया, याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? तो शक याद आया, शक है, क से स्टार्ट रखिएगा। कनिष्क, आपको ऑप्शन ही इस तरह का मिल जाएगा। तो शक संवत की स्थापना किसने किया? कनिष्क ने किया, ठीक है। चलिए, विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना है। कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या कोई नहीं, ठीक है। विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, आपको क्लियर करना है। देखिए, विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? तो विक्रम संवत, विक्रम, ठीक है। तो विक्रमादित्य याद कर लीजिएगा। विक्रम संवत
मतलब विक्रम है तो विक्रमादित्य हो जाएगा। क्लियर। नाम के साथ ही उसका आंसर निकल रहा है। संवत को याद कर लीजिएगा, संवत से प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? विक्रमादित्य ने किया। आंसर किससे निकला? उसके नाम से ही निकला। विक्रम से बनेगा विक्रमादित्य। क्या बनेगा? विक्रमादित्य बनेगा। तो विक्रम संवत का स्थापना विक्रमादित्य ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? गुप्त संवत का स्थापना किसने किया आपको बताना है। ठीक है, देखिए गुप्त संवत का विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अकबर या कोई नहीं। ठीक, गुप्त है, याद रखिए क्या है? गुप्त संवत है। गुप्त, गुप्त से बनाइए, क्या बन जाएगा बताइए? चंद्रगुप्त। गुप्त से बन जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बन जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। क्लियर हो गया होगा। विक्रम संवत का विक्रमादित्य, शक संवत का क से कनिष्क, और गुप्त संवत का गुप्त से होता है चंद्रगुप्त स्टार्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। ठीक है, चलिए इलाही संवत का किसने स्थापना किया? इलाही संवत का स्थापना किसने किया? ठीक है, याद रखिएगा इलाही संवत का विक्रमादित्य, अकबर, कनिष्क। ठीक है, आप सुने होंगे अल्लाहू अकबर, सुने हैं? अल्लाहू अकबर। ठीक है, अल्लाहू अकबर। ठीक है, इलाही अकबर, मतलब याद रखिएगा कि इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया, इसलिए हम आपको चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो अल्लाहू अकबर या इलाही कहिएगा, अकबर याद रखने के लिए। तो इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया है। ठीक है, अल्लाहू अकबर मतलब इलाही संवत की स्थापना अकबर ने किया है। राइट आंसर इसका बी होगा, याद करके। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये जो एक लाइन से युद्ध आप देख रहे हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको अभी इसके नीचे तुरंत बता देंगे, जिससे कि आपको ये चारों पांचों जो हिस्ट्री का युद्ध जितना हुआ है वो आप कंप्लीट कर सकेगा, डेट आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सारे युद्ध को भी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और यहाँ पर चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा PDF वीडियो मिलते रहे और आप यहाँ से सामाजिक विज्ञान का बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए जुड़ जाइए आज से, अभी से। चलिए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी। ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो एक लाइन से आप देखें यहाँ पर जो आपका क्रम आया 1526, 1527, 1528 और 1529, इसी क्रम में 4 युद्ध हुए। ठीक है, ये चार युद्ध हुए। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, ये सभी युद्ध बाबर के द्वारा किया गया था और सभी युद्ध में बाबर विजयी रहा था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम आपके लिए बना दिए हैं आपके लिए बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध का नाम याद रखने का ट्रिक। ठीक है, बाबर ने 4 युद्ध किया और चारों युद्ध में क्या रहा? विजयी रहा। तो कभी कभी पूछ देगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा, खानवा का युद्ध में कौन विजयी रहा, चंदेरी का युद्ध में कौन विजयी रहा, घाघरा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो सब में विजयी कौन रहा था? बाबर। ठीक है, देखिए इसके लिए कैसे आपको याद करना है। बाबर ने, जिससे प्रश्न पूछ देता है कि बाबर ने कौन कौन युद्ध किए, आपसे पूछ देगा बाबर ने कौन कौन युद्ध किए, इसमें बाबर द्वारा किया गया युद्ध कौन है। ठीक है, तो उसको याद रख लीजिएगा। बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध का नाम है पान खा चल घर। ठीक है, पान खा चल घर। ठीक है, पान खा चल घर, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाबर। ठीक है, पान खा चल घर बाबर याद रख लीजिएगा, यानी बाबर का युद्ध का ये नाम है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। या यहाँ पर आप शुरू में लिख सकते हैं बाबर पान खा चल घर, जो आपको अच्छा लगेगा कर लीजिएगा। ये बाबर इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि आपको दिमाग में रहे कि ये जो ट्रिक है वो बाबर द्वारा किए गए युद्ध का है। ठीक है, तो पान खा चल घर बाबर कर लीजिएगा या बाबर पान खा चल घर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तब पान से क्या होगा? पानीपत का युद्ध होगा। पान से क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध हो जाएगा, ये प्रथम युद्ध हो जाएगा। ठीक है, खा से क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध हो जाएगा। चल में च से क्या हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध हो जाएगा।
घर से क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध हो जाएगा। चारों युद्ध देख लिए। और देखिए इसका क्रम भी लगातार है, याद रखिएगा, ठीक है। पान खा चल घर ये क्रम भी लगातार है, पान खा चल घर बाबर ये क्रम भी लगातार है। और यहीं से याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, उसके बाद खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528, उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529। चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा है, ठीक है। बाकी इसका और भी जो अभी प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें सब चीज़ ट्रिकी आपको मिलते जाएगा। बस आप प्रैक्टिस सेट के क्रम में भी सब कुछ याद कर सकते हैं। बाकी तो आपको थ्योरेटिकल और ये जो आपको जेटेट न्यूज़ सिलेबस आया है उसका भी नोट्स बनते जा रहा है, वो भी आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मिलते जा रहा है, ठीक है। तो जिस दिन टॉपिक वाइज नहीं बन पाया उस दिन आप प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिस दिन टॉपिक वाइज बनेगा उस दिन टॉपिक वाइज आपका आ जाएगा क्लास। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है 1206 ईस्वी से 1515 ईस्वी, 1206 से 1526, 1306 ईस्वी से 1526 ईस्वी, या 1506 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल कब माना जाता है? दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, ठीक है। क्योंकि 1526 ईस्वी में ही क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का नींव पड़ गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो खिलजी वंश का था, ठीक है, ठीक है, लोधी वंश का, उसको हरा करके यहाँ पर क्या हो गया आपको, तो यहाँ पर आपका जो है बना हुआ था, ये बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया था। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक इसको याद रखेगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, सबसे पहला वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जो था वो कौन था, आपका गुलाम वंश था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो वो गुलाम वंश का था, ठीक। चलिए दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद रख लीजिएगा, आप सभी को, आप लोग को याद हो जाए दिल्ली सल्तनत में वंश कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वंश है, देखिए आपका जीके तुम्हारा शायद लो है, याद कर लीजिएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है, ठीक है। तो दिल्ली वंश का जो शासक हुए सबसे पहले जीके, तो जी से गुलाम वंश, के से क के आगे बढ़ जाइए ख, खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। इसके बाद यहाँ से इस वंश की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आपका मुगल वंश का यानी बाबर जो है स्थापना कर देता है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर का जीत हुआ, और बाबर ने यहाँ से दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया और यहाँ पे जो है आपको 1526 ईस्वी में मुगल वंश का नींव डाला था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले कौन सा वंश आया, गुलाम वंश, उसके बाद कौन सा आया, खिलजी वंश, उसके बाद कौन सा वंश है, तुगलक, नेक्स्ट है सैयद, और लास्ट है लोधी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, ठीक है। और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, यही चीज़ है आपका। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था उसका संस्थापक किसको माना जाता है? वीरेश को, करेश को, हरिश्चंद्र को, मूलचंद्र को, किसको माना जाता है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक जो है वो आपको हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? उस्ताचल, विजयालय, पराशरक्रम, कोई नहीं, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आया हुआ प्रश्न है सभी प्रश्न। इसका विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो हम नोट्स आपको बना रहे हैं उसमें आपको सारा चीज़ दिखाएंगे कौन कौन प्रश्न आया है। अभी आप प्रैक्टिस सेट में है, प्रैक्टिस सेट में आप ये सब मिक्स क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट जरूर अभी से बनाना शुरू कर दीजिए और बाकी जो टॉपिक आया है उसका भी क्लासेज आप देखते चले बीच बीच में, ठीक ना। चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता है? कृष्णराज प्रथम को, कृष्णराज द्वितीय को, राजराज प्रथम को, ठीक है। तो चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा जो माना जाता है वो आपका राजराज प्रथम था। चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो आपका राजराज प्रथम था।
महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि, सूरदास, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। ठीक है, महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। महाभारत और रामायण ये 2 बार आता है, इसलिए इसको आप लोग याद करके जाइएगा। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत का रचना किया गया। महर्षि वेदव्यास इसका राइट आंसर है। महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? कौरव एवं पांडव, कौरव एवं राजवंश का, पांडव एवं मौर्य वंश का, कोई नहीं। ठीक है, तो किसके महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? तो कौरव एवं पांडव के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, अगला यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स है कि कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था। ठीक है, कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था? तो देखिए, कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था। इसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरव की हार हुई। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, किसको बताना है? पिटक, त्रिपिटक, कांची या रामायण। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो आपका त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपिटक याद रखिएगा। त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला जो विविधता की समझ थी उसमें आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो त्रिपिटक को याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, सूरदास, अबुल फजल, टोडरमल। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि थे वो आपका इसमें कालिदास थे। कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास जी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? एमवीवीआई प्रश्न है, आपका जेटेट में भी आया हुआ था, अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय को याद करके आप जाइएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, कुमारगुप्त। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विद्यालय का विद्यार्थी था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? मगध, संपूर्णानंद, नालंदा या कोई नहीं। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर जगह किसको बनाया था? कनौज को बनाया था। किसको बनाया था? कनौज को। राइट आंसर कनौज होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है? अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक, अशोकवर्धन, देवनामप्रिय, कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? तो अशोक का नाम पुराण में अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित था? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ठीक है, कलिंग कहाँ पर स्थित है? तो कलिंग का प्राचीन ये जो है आपको उड़ीसा में। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है कलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, किसके लिए प्रसिद्ध था? कलिंग। ठीक है, तो कलिंग जो है आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध था। उस समय किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथी के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, 9वें वर्ष, 11वें वर्ष। ठीक है, अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। जब 9 वर्ष हो गया था तब वो कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, बार बार आया हुआ है, इसलिए सारे प्रश्न इसमें जेसीईआरटी किताब से निकल रहे हैं और सब ठोस ठोस प्रश्न आपके हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें जो है प्रश्न आपको नहीं है, बहुत कम प्रश्न है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में टैली करता है जेसीईआरटी वाला। ठीक है, जेसीईआरटी से यहाँ पर तैयारी करने के लिए जुड़िएगा, सभी को जुड़ जाइएगा, और बाकी नहीं तो अलग अलग नोट्स लेकर परीक्षा में देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको केवल हम करवा रहे हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध का जो भी घटना है, घर त्याग की घटना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति की घटना,
ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये सारी घटना को याद कर लेना है। और इसका नोट्स भी देखिए आपको बना हुआ है, ये तो आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बीच बीच से सभी चैप्टर से लिए गए हैं, तो उस नोट्स को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया में, वाराणसी, राजगीर या कोई नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को किस में? तो गया में पीपल ब्रिज के नीचे, पीपल ब्रिज के नीचे प्राप्त हुआ था, तो वो जगह का नाम है बौद्ध गया, उस जगह का नाम है बौद्ध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो जाएगी बताइए? बौद्ध गया में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? बौद्ध गया। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उरेवेला, निरंजना, सोन या कोई नहीं, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना या फल्गु नदी जो हम लोग कहते हैं, उस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ निरंजना नदी है, तो निरंजना नदी को टिक करना है आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बरगद, सखुआ, पीपल या कोई नहीं, ठीक है। तो बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और किसका है? पीपल के पेड़ का है, इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बौद्ध या कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम, इसलिए उनको बोला भी जाता है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर यानी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोदा या यशस्वी, ठीक है। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, सुमित्रा, प्रियदर्शना, ठीक है। तो महावीर की पुत्री जो हुई उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। क्या था? अनोजा प्रियदर्शना, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रियदर्शना ऑप्शन दिया है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, प्रियदर्शना हो जाएगा, ठीक है। महावीर को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए दोनों को याद रखिएगा, जो बुद्ध का हुआ वो बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जो महावीर हुए वो यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। महावीर को साल, दोनों का कन्फ्यूजन याद रखिएगा। बोधि वृक्ष, पीपल, बौद्ध गया, ठीक है। ये आपका वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर यानी वर्धमान महावीर को किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही MVVI है, ठीक ना। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र या पुरानी नदी है वो आपका सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। और जमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। जमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, गेहूँ, धान, दाल, धान, कोई नहीं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। क्या था आपका मुख्य भोजन? जौ और गेहूँ था ऋग्वेदिक काल का मुख्य भोजन। चैप्टर नंबर सारा कुछ बताया हुआ है, क्लास बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। और प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये आप 100% गांठ बांध के जाइएगा, ठीक है। कम प्रश्न पढ़ के अधिक अंक उठाना है तो जैसे CRT का नोट्स, उससे अच्छा कोई आपको भिड़ने वाला नहीं है, इसलिए बाहर का किताब लेके, बाहर का चैनल देख के आप पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला है? अमेरिका को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है आपको कहाँ मिला? तो ये न्यूजीलैंड की महिलाओं को दिया गया था विश्व में सर्वप्रथम वोट देने का, मत देने का अधिकार, ठीक है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? पहले महिला औरतों को वोट नहीं देना पड़ता था, नहीं उनसे करवाया जाता था, लेकिन ये प्रथा फिर शुरुआत हुई। और ये अमेरिका में शुरुआत हुई कब? तो ये अमेरिका में शुरुआत हुई महिलाओं के लिए 1920 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ? 1920 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? देखिए इस तरह से देखा, देखिए जब न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया तो फिर अमेरिका शुरू किया, अमेरिका के बाद इंग्लैंड में भी औरतों को वोट देने का अधिकार मिलने लगा। तो ये कब हुआ था? 1920, 1922, 1928, 1928, ठीक है। कब हुआ था ये बताना आपको, ठीक है। 29-28 है और ये 19-28 है। तो
1928 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1928 ईस्वी में। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है। मुखिया जो है आपका स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सरकार है, पंचायती सरकार है। इसका जो शासन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य। ठीक है। तो ग्राम सभा होता है, ग्राम की चीज़ है, पंचायत की चीज़ है, तो इसका बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया ही होता है। ठीक है। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भी मुखिया ही करता है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है। तो भारत में पहली बार, देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक प्रश्न आपका 101% रहेगा, दिमाग में गांठ बन के जाएगा। ठीक है। सर पंचायती राज को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो इसका आपका जो न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें आपको जो है यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन एक पार्ट है, स्थानीय सरकार, वो आपको पढ़ना है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों को देखना है। ठीक है। उस चैप्टर को भी हम नहीं करवाएं, तो उसमें पूरा 100% आपको हम कंप्लीट करके इसका PDF आपको बना के दे देंगे। ठीक है। और उसको खाली निकाल के पढ़ लेना है, या नहीं तो देखिए जेटेट इतना भी आसान नहीं समझिएगा आप लोग कि प्रिंट निकलवाना। लेकिन आप क्या कीजिए कि डेली जो आपको क्लासेज जा रहा है उसका कम से कम नोट्स अवश्य बनाइए, समय जरूर दीजिए, नहीं समय दीजिएगा पछतावा होगा। ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए और पढ़िए। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा आपको मेमोराइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है। इसलिए कम आप चीप रेट में भी यहाँ से सबसे सस्ते कीमत में PDF लेकर के उसका नोट्स डेली बनाइए, डेली वीडियो देख लीजिए। आप समझिए कहीं भी जाते तो आपको क्या होता है, आने जाने और वहाँ पर पढ़ने और फिर आकर नोट्स बनाना पड़ता है। इतने लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। आपको तो ये घर बैठे हमने सुविधा दे रखा है कि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये समय जो बच रहा है तो आप इसको सस्ते में, हल्के में न ले। जेटेट को मौका बार बार नहीं आएगा, आप सभी को अवश्य रूप से डेली लिख करके इसका नोट्स बना लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था? तो आपका राजस्थान राज्य के नागौर में। ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से हर बार आया है, इस बार भी आएगा। पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? पर्यावरण किस सूची का विषय है? ठीक है। तो कल हमने बताया था यहाँ पे पर्यावरण बताए थे क्या है आपका था कि श्री शिव। ठीक है। क्या था? श्री शिव जानकार है, यही चीज़ हमने कल ही बताया था ना, श्री शिव जानकार है। श्री से क्या था? श्रमिक संघ था। सी से क्या था? शिक्षा और स्वास्थ्य। और व से क्या था? वन और पर्यावरण। और जान से क्या था? जानवर। और कार से क्या था? कारखाना। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जितने भी अभी हमने बताया वो सभी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। समवर्ती सूची का विषय है, तो पर्यावरण उसी में जाता है, समवर्ती सूची में जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों याद रखे जाइएगा। इसी तीनों में से एगो छपेगा आपका एग्जाम में। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों में से एगो छपे करेगा, एकदम क्लियर हो जाइएगा। जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। और ये 1001 बार तीनों प्रश्न, कभी शिक्षा आता है, कभी स्वास्थ्य आता है, कभी पर्यावरण आता है, इसी में से घुमा फिरा के पूछता जरूर है। इसलिए इसको आप लोग 100% क्लियर करके ही जाइएगा। ठीक है। भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, देखिए एक ट्रिक हमने आपको बताया था कि कृष न्याय पूज्य है। कृष न्याय पूज्य है। ठीक है। कृष से कृषि, न्याय, पुलिस, ठीक है, जमीन, ये सभी किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची में आता है। क्या आता है? राज्य सूची का विषय है। कृष न्याय पूज्य है। ठीक है। सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? आपको इसका भी पूरा PDF बना करके तैयार कर दिया गया है जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर। ये संविधान पाठ में पूरा आपको देखना है। ठीक है। इसको बना के आपको ट्रिकी भी दे दिया गया है, बन गया है। आप सभी ले लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य देखिए, नहीं तो कम नंबर हो सकता है आपका, जैसे ART छोड़ के जा रहे हैं तब। ठीक है। यहाँ से बढ़िया आपको हैंड रिटेन नोट्स डेली बन रहा है, डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जाके नोट्स बनाइए, पढ़िए, सबसे बेस्ट ऑप्शन घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं?
ठीक है। ये सुरक्षा जो है, संघ जो है, ये वित्त जो है, संचार जो है, ये सारा कुछ संघ सूची का विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर कौन सरकार? केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर लड़ाई होता है तो उस पर सर्वोच्च कौन रहेगा, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाती है। पूरे ये सूची वाला पढ़ के जाइएगा। उसका विषय का भी हमने उसमें नोट्स दे दिया है कि किस सूची में कितने विषय हैं, सब कुछ देखते जाइएगा, ठीक है। भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, या कोई नहीं? भारत में किसका पद सबसे सर्वोच्च, माने सबसे ऊंचा पद भारत में किसका है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो आपका राष्ट्रपति का है, ठीक है। किसका सर्वोच्च पद होता है? राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे सर्वोच्च होता है भारत में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं, ठीक है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। देखिए आपका एक टॉपिक बनाया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, जेटेट न्यूज़ सिलेबस में, जहाँ पर ये आएगा आपको आया है उसमें। देखिए मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये 2 अलग से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। ये अलग से पढ़ने हैं, ये दोनों टॉपिक आपको अलग से PDF दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव भी रहता है और उसमें जो है आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसमें आपका ट्रिकी भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। साथ में क्या होता है, तो साथ में आपका सब्जेक्टिव भी बनाया रहता है, जहाँ जैसा जरूरी है, किस राज्य में आया है वो भी बताया हुआ रहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सभी को आवश्यकता है सिर्फ यहाँ जुड़ करके पढ़ने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर कौन संभालता है, आपको बताना है, ठीक है। जब मान लीजिए कि आपके देश में आपात लग गया, ठीक है, आपातकालीन लग गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस समय पूरे देश का बागडोर कौन संभाल रहा होता है, ठीक है। उस समय तो यहाँ पे सभी संसद ये सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें कौन संभाल रहा होता है, भंग हो जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति, ठीक है। आपात स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है वो शासन संभालते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी होती है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसके या हाई कोर्ट हैं उसके न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र जो है आपका 65 वर्ष है, ठीक है। कितना है? 65 वर्ष है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर सी है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई नहीं, ठीक है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्य स्तर, केंद्र स्तर 2 स्तर है, तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं, ठीक है। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका होता है यहाँ पे राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ठीक है। जो आपके मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें जो अध्यक्ष का काम करते हैं वो आपके कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद जो है आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा में कार्य कर रहे होते हैं।
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने इसके पहले बोला था आपको कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का शपथ कौन दिलाता है? तो वो आपका राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी, 3 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 3 अक्टूबर 1969 ईस्वी। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। ये आपका यहाँ पे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हो गया। ठीक है, उसी के अवसर पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। देखिए, जो आपका जेटेट न्यू सिलेबस है उसमें आपको स्थानीय सरकार एक राजनीति शास्त्र में सिलेबस बनाया गया है। तो ये स्थानीय सरकार में ये सभी आपको जो है ये पढ़ना है, पंचायत और नगर पालिका को। ठीक है, तो आप सभी वहीं से प्रश्न बीच बीच से आपको हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेशन आप जरूर कीजिएगा आप सभी को। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आप सभी को अवश्य यहाँ से जुड़ करके कीजिए। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का किस तरह का स्तर है? तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कहने का मतलब इसका कितना स्तर है? 3 स्तर है। 3 स्तर है। पहला जो है गांव से होता है शुरू, गांव से गांव यानी ग्रामीण स्तर। दूसरा का ब्लॉक में चला जाता है, ब्लॉक में प्रखंड, तो प्रखंड स्तर। और तीसरा जिला चला जाता है, तो जिला स्तर। ठीक है, तो जिला स्तर यानी 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय होती है पंचायती राज व्यवस्था। तो का द्वितीय स्तर पूछा है कौन है? द्वितीय स्तर कौन है पूछा है? तो पहला स्तर ग्राम था, दूसरा स्तर क्या था? प्रखंड था, गांव से प्रखंड में जाएंगे और प्रखंड से जिला में जाएंगे। तो पहला स्तर ग्राम होगा। अगर पूछ दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर कौन है, तो ग्राम, दूसरा स्तर बोल देगा तो प्रखंड, और तीसरा स्तर बोल देगा तो जिला। याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्तर पूछा है तो राइट आंसर इसका प्रखंड हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर, तीसरा स्तर पूछा है तो अभी तो बताए थे, पहला ग्राम, दूसरा प्रखंड, तीसरा जिला, तो राइट आंसर से जिला स्तर होता है। ठीक है, कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है? मान लीजिए कि आपको कोई कानून है उसका पालन नहीं करे, मान लीजिए ट्रैफिक रूल है, आपका एक नियम है, आपको बाएं दाएं जो भी जाना है, खड़ा करना है गाड़ी कहाँ पे, तो अगर आप इसके नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको कौन सजा देता है? किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा यहाँ पर देगा न्यायपालिका। ठीक है, क्या देगा? न्यायपालिका आपको सजा देने का कार्य करती है, कोर्ट आपको सजा देने का कार्य करती है। न्यायपालिका का अंग है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सभी। ठीक है, जो हमारा न्यायपालिका है, हमारा कोर्ट है, उस कोर्ट में न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय भी आता है, उच्च न्यायालय भी आता है, जिला न्यायालय भी आता है। ये सभी क्या करते हैं? न्याय दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यायपालिका का अंग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कानून की रक्षा कौन करता है? कानून की रक्षा कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, कानून की रक्षा कौन करता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कानून की रक्षा कौन करेगा? कानून कौन बचाता है? तो कानून तो जो काम करते हैं लॉयर लोग, लॉयर मतलब लॉ मतलब नियम या कानून, लॉयर लोग जो काम करता है, एडवोकेट, वो क्या करते हैं? न्यायपालिका में काम करते हैं, तो न्यायपालिका जो है बचाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है आपको। जो प्रारूप समिति बनी थी जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं। ठीक है, जो हमारा प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? ठीक है,
तो यहाँ पर संविधान सभा ने प्रारूप समिति का जो नियुक्ति किया था वो आपका डेट यहाँ पर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न आ गया है, बहुत MPBI प्रश्न है, जेटेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, और यूपी टेट, उत्तराखंड टेट सभी में पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किनको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया कब? ठीक है, देखिए आपको ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, जो आप लोग देखिएगा तो आपके कहीं भी किताब में देखिएगा प्रस्तावना सबसे पहले दिया रहता है, ठीक है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लिखते हैं ना, तो ये किससे जोड़ा गया है संविधान को? तो उसी में आप लास्ट में देखते होंगे लिखा हुआ है आज तारीख, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा आप किताब, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को यहाँ पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ वही है। तो ये कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो आप उसमें देखिएगा दिया हुआ है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सन को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। यहीं पे प्रस्तावना समाप्त होता है। तो डेट आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। बहुत बार आपको दिया गया है प्रश्न, ठीक है। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। देखिए ये जो पार्ट कहाँ से आया, तो इसको हमने आपको पढ़ाया है, आपका एक पार्ट बनाया गया है पॉलिटी में। देखिएगा विविधता की समझ, विविधता की समझ, तो विविधता धर्म में भी पाया जाता है, खान पे पान में भी विविधता यानी अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये पढ़ाई में भी विविधता पाया जाता है, धार्मिक ग्रंथ जो है। तो ये विविधता की समझ पाठ वाला ये टॉपिक का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन है? वेद, पुराण, रामायण, ये सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। वेद, पुराण, रामायण सभी ये हिंदुओं के ग्रंथ हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है? इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ जो इस्लाम लोग हैं उसका धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो आपका होता है कुरान। इस्लाम लोग क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता है, ये कुरान शरीफ है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो ईसाई का जो ग्रंथ होता है वो क्या होता है? बाइबल होता है, ठीक है। कुरान शरीफ किसका होता है? मुस्लिम का होता है, ठीक है। और वेद किसका होता है? हिंदू का होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसमें टिकिंग करने के लिए, तो आपको याद है किसी का, तो किसी का नहीं याद है तो आप मार सकते हैं। जैसे आपको याद होगा इस्लाम का कुरान होता है, तो कुरान तो आपका ऑप्शन है कि नहीं। जैसे ईसाई के लिए पूछा है, यहाँ ऑप्शन है कुरान, तो कुरान तो मुस्लिम के लिए हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। वेद जो है हिंदू के लिए हो गया, ये नहीं होगा। बचा बाइबल, तो राइट आंसर बाइबल है, यानी ईसाई का बाइबल होता है। क्लियर? भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? एक चीज़ बता देते हैं आपके, मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में रहता है, ठीक है, हर एग्जाम में रहता है जेटेट का या किसी भी राज्य में। तो मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न आपका भी होगा 100%, इसको मान के जाइएगा, ठीक है। और हमने जो आपके लिए देखिए यहाँ पे अभी एक टॉपिक आपको बनाया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है देखिएगा लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र में समानता, ठीक है। इसी टॉपिक में हम सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स, थ्योरी और ट्रिक सब कुछ बना दिए हैं। इसका भी टॉपिक बहुत जल्द आपको हम लॉन्च करेंगे, तो सभी को वो टॉपिक जैसे ही जाएगा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट में सारा चीज़ आपको रहेगा यहाँ पे ना। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों या कोई नहीं, ठीक। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत में जो है वो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ये जेटेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कहाँ से छपा था, तो आपके टेक्स्ट बुक से ही छपा था और बहुत लोगों को नहीं मिला था, ठीक है। तो प्रश्न मिलेगा कहाँ से? टेक्स्ट बुक को आप छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक को एकदम पकड़ के जाइए, और टेक्स्ट बुक जो नहीं पढ़ पा रहे हैं टेक्स्ट बुक के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सब कुछ आपको JCERT टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर ही यहाँ पर आपको देखिए हम क्या करते हैं, आपको क्लास भी बता दे रहे हैं किस क्लास से लिया गया है,
ठीक है, किस क्लास से लिया गया है, किस चैप्टर में है, सब कुछ बता के आपको हम दे रहे हैं। इसलिए JCERT पढ़ने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो तमिलनाडु में लागू किया गया था सबसे पहले, याद रख लीजिएगा, राज्य का नाम बार बार पूछता है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014, 2 सितंबर 2014, 2 जुलाई 2014, 2 अगस्त 2014, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये आपको 2014 में शुरू किया गया, इसका मतलब सभी में है तो, लेकिन ये 2 अक्टूबर को शुरू किया, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आरंभ किया गया है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में कितना लीटर होता है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप इसको मारेंगे 3 लीटर। झारखंड में कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित है? पलामू, दुमका, रांची या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का पलामू जिला जो है आपको फ्लोराइड से प्रभावित है। जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? जीवन का अधिकार जो है भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है, यह किस अनुच्छेद में शामिल है, प्रश्न आता है। तो यह अनुच्छेद आपका 21 में शामिल किया गया है। जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई है, कब से ये जनहित याचिका आप दायर करते हैं, PIL करते हैं कभी भी, तो ये 1981, 1980, 1985 या कोई नहीं, ठीक है। तो जनहित याचिका जो है 1980 के दशक में इसकी व्यवस्था की गई है, 1980 के दशक में, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013, 2014, 2015 या 2016, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपको 2013 ईस्वी में लागू किया गया है। लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या सभी। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए तो आपको बताया ही है, एक ट्रिक को तुम याद रख लीजिएगा, कन्फर्म ट्रिक है वो, पान लो दूसरा, ठीक है, पान लो दूसरा, ठीक। तो ये पान लो इतना जो है एगो के लिए, लो मतलब यहाँ पर है लोकसभा के लिए ये ट्रिक काम करेगा, और दूसरा राज्यसभा है तो दूसरा इसके लिए राज्यसभा के लिए ये तीनों काम करेगा, ठीक है। लोकसभा के लिए ये तीनों होगा और राज्यसभा के लिए ये दोनों होगा। तो अब इसमें क्या क्या है, अब हम कहेंगे पान लो, ठीक है, क्या करेंगे, पान लो और दूसरा, यही होता है पान लो दूसरा। तब P से है प्राथमिक सदन, P से है प्राथमिक सदन, अ से है अस्थायी सदन और N से है निम्न सदन। ये सभी किसको कहा जाते हैं? लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, ये सभी किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो राज्यसभा को कहा जाता है। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के लिए आपको दिमाग में आ गया कि पान लो, लोकसभा के लिए पान लो, यानी प्राथमिक सदन कहा जाता है, सही है। अस्थायी सदन कहा जाता है, सही है। N मतलब निम्न सदन कहा जाता है, सही है, यानी राइट आंसर D हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आपको ट्रिक हमने दे दिया है, पान लो, P से प्राथमिक सदन, अ से अस्थायी सदन, N से निम्न सदन और ए लो का मतलब है लोकसभा, ए लो का मतलब क्या है? लोकसभा, याद रख लीजिएगा। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन, इसी लोकसभा को अस्थायी सदन और इसी लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का एक ट्रिक आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको दिमाग में बना लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा से हर समय एक प्रश्न पूछ दिया जाता है और आपका सिलेबस में भी, जेटेट न्यू सिलेबस में भी लागू किया गया है, ठीक है। तो लोकसभा में राज्यसभा में अंतर का ट्रिक क्या है? तो देखिए अंतर का ट्रिक यही है, दोनों को एक जगह हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देखिए लिख दिए पान लो दूसरा, ये पूरा एक सेंटेंस आपको बनाना है कि पान लो दूसरा। P का मतलब प्राथमिक सदन, A का मतलब अस्थायी सदन, N का मतलब निम्न सदन और ए लो का मतलब लोकसभा। यानी लोकसभा को 3 चीज़ कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? प्राथमिक सदन कहा जाएगा, अस्थायी सदन कहा जाएगा, निम्न सदन कहा जाएगा, क्लियर। अब पान लो दूसरा, दूसरा में RA का मतलब है देखिए राज्यसभा, S से कहा जाएगा स्थायी सदन, U से कहा जाएगा उच्च सदन और D से कहा जाएगा द्वितीय सदन, ठीक है। तो ये सभी पान वाला जो है किसको कहा जाता है? पान वाला लोकसभा को कहा जाता है और दूसरा वाला किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अबुल फकीर जैनुल अबीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं, ठीक है। तो मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। तो ये अब्दुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ये होगा, ठीक है।
इनमें किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ये कौन इसमें ऐसे हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो निर्विरोध राष्ट्रपति किसको चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया था। याद नाम रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी का। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री प्रतिभा देवी पाटिल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। एक नाम अब और जुड़ गया है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। देखिए, आदिवासी, जब आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति का नाम पूछ देगा तो अभी आपके यहाँ पर नाम आपको देना होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 6, 10, 9 या 11। ठीक है, तो प्रारंभ में जो भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य दिया गया था उनकी संख्या 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है? 11 हो गया है। ठीक, यही प्रश्न यहाँ भी है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11। क्लियर? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11, और पहले कितना था, तो राइट आंसर हो जाएगा 10। दोनों क्लियर हो गया होगा ना? इसमें शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका नीचे भी जिक्र है। 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? पहले 10 को मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन फिर एक 11वां बढ़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य बढ़ा। इस मौलिक कर्तव्य में क्या किया गया है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? तो राइट आंसर इसका ए होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करना जो है 11वां मौलिक कर्तव्य का है। ठीक है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है? प्रश्न ये छपा हुआ था, ये जेटेट का भी प्रश्न है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 क में जो है कि आपको यहाँ पे 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है,